जय हिंद साथियों, यह हमारा केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने वन पार्ट अपलोड किए थे। वन पार्ट में हमने यही बताए थे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है, इसमें पहला चैप्टर को ही हमने प्रारंभ किए थे और इसी में हमने बताए थे आसपास के पदार्थों के बारे में, जिसमें हमने आपको बता दिए थे कि पदार्थ किससे कहते हैं और पदार्थ की खोज जो है वो किसने किया था, साथ ही साथ केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इस केमिस्ट्री शब्द को किसने दिया था, कौन से देशों से आया था, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर लिए थे। साथ ही साथ जो है सो पदार्थ का वर्गीकरण भी हमने करके बता दिए थे कि पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेते हैं, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर डिवाइड करते हैं और रासायनिक अवस्था के आधार पर डिवाइड करते हैं। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर हमने इसके बारे में बताए थे कि इसकी जो है सो मुख्य रूप से 3 है, परंतु इसको मैनुअली रूप देखा जाए विस्तृत रूप से तो 5 रूप है, जिसमें ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडक्ट, इस रूप में हमने सारी चीज़ों को देखे थे। आज के इस वीडियो में उसको हम आगे की ओर बढ़ाते हुए सारे चीज़ों को आपको सिखाने वाले हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि इस वीडियो को देखने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है सो बिहार दरोगा की स्टूडेंट यदि हैं तो आपके लिए भी यह जो है सो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बिहार दरोगा के लिए भी है, बिहार एसआई के लिए भी है। यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं आपके लिए भी ये साबित होने वाला है अच्छी। साथ ही साथ बिहार पुलिस अगर आप देखना चाहते हैं या ग्रुप डी किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो जो है सो इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, इसी सारी चीज़ों से पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। समझ गए? चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। इसी में हमने आपको बताए थे पदार्थ का वर्गीकरण को और डिटेल में समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने जैसा कि बताया था कि सारे चीज़ों को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से सिखाने वाले हैं, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से सीखने से क्या होता है कि चीज़ें जो है सो दिमाग में सेट रहता है और जब कभी भी पूछा जाता है तो समझ में आता है और आप जवाब भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने पदार्थ के बारे में बताए थे, पदार्थ को जो है सो मुख्य रूप से 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक अवस्था का नाम दिया गया है भौतिक अवस्था, यानी भौतिकी के आधार पर, और दूसरा जो है सो रसायन के आधार पर। 2 वर्गों में जो है सो पदार्थ को डिवाइड किया जाता है। पहला वर्ग भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडक्ट, ये 5 रूप होती है, 5 भाग होती है भौतिक अवस्था के आधार पर। जिसमें हमने बताए थे कि ठोस पदार्थ वह होती है जिसका आकार यानी कि जिसका साइज और जिसका द्रव्यमान यानी कि इसका जो वेट होती है, भार जो होती है, वो भी क्या होता है तो फिक्स्ड होती है। क्या होती है तो फिक्स्ड होती है। जब फिक्स्ड होती है मतलब निश्चित होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे उसको तो ठोस अवस्था कहेंगे। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसकी जो है सो साइज एवं भार यानी वेट दोनों ही क्या होती है फिक्स्ड होती है, तो उसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था कहेंगे तो ठोस अवस्था कहेंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि लिक्विड जो होती है, द्रव जो होती है, द्रव में क्या होता है कि इसका जो है सो आयतन तो फिक्स्ड होती है, इसका आयतन जो होती है, भार जो होती है वो फिक्स्ड तो होती है, लेकिन इसकी साइज फिक्स्ड नहीं होती है। इसके लिए हमने आपको एक उपकरण लेकर के भी पार्ट 1 जो आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से एक लिंक बना करके पढ़िएगा तो बेनिफिट रहेगा और चीज़ें समझ में भी आएगा आपको। तो इसमें हमने बताए थे कि अगर जो है सो लिक्विड के रूप में अगर हम दूध 1 लीटर खरीदने के लिए गए हैं और ख़रीद के दूध 1 लीटर को लाए हैं, उसे लोटा में लाए हैं तो लोटे के आकार का हो जाता है। फिर उसको गर्म करने के लिए किसी सुराही में रखते हैं तो वो सुराही के आकार का हो जाता है। फिर खाने के लिए अगर उसको हम दूध को थाली में ले आते हैं तो उसकी साइज़ जो है वो थाली के आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो इसकी साइज़ जो है सो बदलते रहती है। विभिन्न बर्तनों में रखने के बाद भिन्न भिन्न इसकी आकार हो जाता है, परंतु इसका वेट जो वजन रहता है वो फिक्स्ड रहती है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो ये द्रव हो गया। गैसीय अवस्था में बताए थे कि ना इसका जो है सो साइज फिक्स्ड होती है और ना ही इसका वेट फिक्स्ड होती है। अगर बैलून में भर करके गैस को रखा गया है तो उसमें वजन बुझाएगा कि हाँ इतना वजन का है, जैसे 1 केजी 2 केजी है ना। जैसे कि वाहन चलाने वाला जो टायर होता है, 4 चक्के गाड़ी का, 4 व्हीलर का हो जाए या बाइक का हो जाए या अन्य किसी और बाइक का हो जाए, तो उसमें क्या है कि उसका वजन टायर का बढ़ जाता है हवा भरने के बाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही वो हवा निकाल दिया जाता है उससे, तो फिर जो है सो वो हवा एक जगह एकत्रित नहीं रहता है, वो हवाओं में विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो
साइज है और वेट है, दोनों ही फिक्स्ड नहीं होती है। प्लाज्मा अवस्था के बारे में हमने आपको बताए थे कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था मानी जाएगी प्लाज्मा को? तो चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेज इसको माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये फोर्थ स्टेज है। इसमें हमने बताए थे कि पदार्थ को इतना ना गर्म कर दिया जाता है, इतना ना गर्म कर दिया जाता है कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी किसी में आ जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे सुनार है, तो सुनार पुराने जेवर को पूरा क्या कर देते हैं, गला देते हैं। गलन करने के बाद जो है सो फिर से उसको जो है सो जिस आकृति में, जिस जो है सो स्वरूप में उसको ढालना चाहता है उसमें उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से लोहार भी क्या करते हैं, तो लोहा को गर्म कर करके इसको लाल टकटक कर देते हैं। लाल टकटक मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में ला दे, या फिर जो है सो उसको इतना ना लाल कर दे ताकि उस पर हथौड़ा मारे तो वो आसानी से जो है सो क्या हो जाए, तो आघात वर्धनीयता हो जाए। इसके लिए जो है सो वो बहुत ही अत्यधिक गर्म कर सकते हैं। तो इस अवस्था में जो भी होती है उसको हम चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में मानते हैं। सूर्य के बारे में कहा जाएगा ना, तो सूर्य भी क्या है कि प्लाज्मा के रूप में है, क्योंकि ये भी जो है टेम्परेचर इसके पास अत्यधिक है। तो सूर्य भी क्या है कि प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। तो प्लाज्मा मतलब समझ गए। बॉस आइंस्टीन कंडक्ट के बारे में हमने आपको बताए थे कि यह जो है सो पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का ये पाँचवीं अवस्था है। इस पर जो है सो अभी खोज जारी ही है, लेकिन इतना हमने ज़रूर बताए थे कि यहाँ जो है सो -273 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होती है माइनस में, इतने डिग्री पर कोई अगर पदार्थ आ जाती है तो उसी पदार्थ को हम लोग बॉस आइंस्टीन कंडक्ट कहते हैं। तो क्या समझे, प्लाज्मा में अत्यधिक गर्म हो जाएगा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या हो जाएगा, अत्यधिक ठंड हो जाएगा। तो इस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे, बॉस आइंस्टीन कंडक्ट कहेंगे। यहाँ तक की क्लास तो हमने पहले भी बता दिए थे। आज की क्लास में हम प्रारंभ करते हैं कि रसायन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, इसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण। अब ये तीनों वर्ड का मतलब समझिए, क्योंकि जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तत्व के बारे में आपको क्या बताना है कि तत्व वह होती है जो अकेले अकेले होता है। अकेले अकेले इन द सेंस कि जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। अगर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। कार्बन लिखते हैं तो कार्बन क्या है, तत्व है। इसी प्रकार से अगर आपसे और भी कुछ जैसे क्लोरीन लिख रहे हैं तो क्लोरीन भी क्या है, तो तत्व है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, तो तत्व हो जाएगा। तो वह जो अकेले अकेले फॉर्म में रहता है, जैसे हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन ही रहे, इसके साथ जो है सो आप ऑक्सीजन नहीं लगा सकते हैं। ऐसा अगर ना हो, केवल अकेले हो, जैसे कि हाइड्रोजन अलग हो और ऑक्सीजन अलग हो, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो तत्व कहेंगे। क्या तत्व के बारे में आप लोगों ने समझ लिए? बस इतना, तत्व के बारे में बस इतना ही आपको समझ लेना है कि तत्व, इसका परिभाषा को जाने दीजिए, क्योंकि आपको जो है सो फैक्ट से मतलब है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है सो एकेडमी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं जो आपको इसका डेफिनेशन पे अटके रहेंगे, इसलिए टू दी पॉइंट इसको याद रखिए। देखिए, तत्व के बारे में आपने देख लिया कि अकेले अकेले जो होता है, लेकिन अगर समझिए कि अगर दोनों साथ मिल गया मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ मिल गया, जैसे कि हम H2O कर दिए, तो H2O क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ मिल जाता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक के बारे में ये भी बताना है, जिसका फॉर्मूला लिखा जाए उसको यौगिक हम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको यौगिक हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे कि कार्बन है तो कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर लिख लें तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो H2O लिख लें तो ये भी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख ले, ये भी क्या हो जाएगा, तो यौगिक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल आप लिख लीजिए, H2SO4 लिख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, तो आपका यौगिक हो जाएगा। तो मतलब जिसका फॉर्मूला लिखी जा सकती है वो सभी तमाम प्रकार की चीज़ें क्या हो जाएगा, तो यौगिक हो जाएगा। और जो केवल अकेले अकेले रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो तत्व कहेंगे। तो तत्व और यौगिक दोनों चीज़ों को आपने जो है सो समझ लिए बड़ी अच्छे तरीक़ा से। अब उसके बाद देखिए, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ही O2 लगा देते हैं या O3 लगा देते हैं और तब पूछेगा कि ये क्या है। तो इसके बारे में बताना है कि है तो ये तत्व ही, क्योंकि अकेले अकेले है, ऑक्सीजन ही है, इसके साथ दूसरा तत्व नहीं जुड़ा है। लेकिन ऑक्सीजन में ही इसके क्या अणु आ चुका है, 2 अणु आ चुका है, यहाँ पर 3 अणु आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे इस तत्व को हम अणु के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि इसी को हम अणु कहेंगे। जब एक ही तत्व का कई सारा जो है सो इसमें संख्या हो तो उसको हम क्या कह लेंगे, अणु कह लेंगे। तो अणु भी आपने समझ लिया।
इसको एक और छोटा सा उदाहरण के द्वारा अगर हम समझाने की कोशिश करें एक आम बोलचाल की भाषा में, तो तत्व मतलब अकेला, तो अकेला मतलब जैसे कि बॉय हो गया, बॉय भी क्या है तो एक तत्व है। अगर क्या है गर्ल है, गर्ल क्या है एक लड़की है, तो लड़की भी अकेली अकेली है, तो ये भी क्या है तो तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। परंतु जब इन दोनों का क्या हो जाए, शादी हो जाए, दोनों का क्या हो जाए, शादी हो जाए, तो शादी होने का मतलब है कि कपल हो गया। क्या हो गया, ये कपल हो गया। कपल का मतलब इसके साथ जो है सुजोरा हो गया, लड़का लड़की दोनों एक साथ हो गया। तो मतलब समझ लें जब एक साथ हो जाएगा ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे तो तत्व कहेंगे, सॉरी यौगिक कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लड़का और लड़की का जब शादी हो जाता है तो दो जो है सो तत्व अब अकेले अकेले नहीं रहा, ये दोनों अकेले अकेले नहीं रहा, दोनों एक साथ हुआ। जब ये दोनों एक साथ हो गया ना, तो ये कपल हुआ, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, तो इसी को क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। परंतु जब ये अकेले अकेले रहेगा तो तब तक इसको हम क्या कहेंगे तो तत्व कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से भी आप जो है सो तत्व और यौगिक दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अकेले रहा तो तत्व, अकेले रहा तो तत्व, जब दोनों का विवाह हो गया, दोनों एक साथ आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे तो यौगिक कहेंगे। समझ गए, चलिए आगे समझिए। अब है मिश्रण। मिश्रण वो होती है जिसकी कोई फॉर्मूला ही ना हो, जिसकी कोई फॉर्मूला ही ना हो। फॉर्मूला अगर नहीं होता है तो फिर उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। ये फॉर्मूला उसका नहीं होता है। अब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला तो देते हैं, मिश्रण तो हो जाता है। मिश्रण का मतलब ही होता है कि मिलावट। तो मिश्रण का मतलब ही होता है क्या चीज़ तो मिलावट। तो अब मिलावट है तो मिलावट में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ को अगर हमें मिला दिए हैं और उसका कुछ फॉर्मूला ही नहीं बन रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि वायु में क्या है, ऑक्सीजन भी है, वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी है, वायु में क्या है, नाइट्रोजन भी है, वायु में क्या है, हाइड्रोजन भी है, वायु में क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यहाँ पर यौगिक भी है, अणु भी है, तत्व भी है, सभी हैं। और ये सभी को एक साथ मिला दिया जाता है, तो इसी से बनता है क्या तो वायु। क्या बन जाता है इसी से, वायु। क्योंकि वायु में आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी गैस है, तो सभी गैस है ना, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सभी गैस है। और सांस के रूप में ये सभी गैस हमारे अंदर फेफड़े में जाती है, चली जाती है। लेकिन वहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो है सो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक चली जाती है अंदर, और इसलिए हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन सांस में लेते हैं। परंतु इस ऑक्सीजन के साथ साथ जो है सो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैस जो है सो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंदर जाती है। अब उसमें फिल्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है, वो बायोलॉजी का चैप्टर आ जाता है, तो वहाँ पर उसको सिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये सभी को जब गैस आपस में मिल जाता है, और इसका नाम देते हैं हम लोग वायु, और इस वायु का कोई फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो ऐसी पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लेते हैं मिल्क, ठीक इसी प्रकार से मान लेते हैं क्या चीज़ तो मिल्क। अब मिल्क क्या हो जाएगा तो मिल्क भी क्या हो जाएगा तो कि मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि दूध का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। आज तक आपने कभी सीखा ही नहीं होगा कि दूध का कोई फॉर्मूला होता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा। उसके साथ साथ आपसे अगर पूछ लिया जाए बालू, तो बालू भी क्या हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ये भी क्या है तो मिश्रण है, क्योंकि बालू का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपके दिमाग में बस एक ही कॉन्सेप्ट मिश्रण के बारे में होना चाहिए कि जिसका फॉर्मूला नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे। और जो दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिलकर के फॉर्मूला बनाता है उसको हम क्या कहते हैं तो यौगिक कहते हैं। यानी जो फॉर्मूला बना दे उसको यौगिक कहेंगे, जो फॉर्मूला ना बनाए उसको हम क्या कहेंगे तो मिश्रण कहेंगे, और जो अकेले अकेले रहे उसको हम क्या कहेंगे तो तत्व कहेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए, तीनों वर्ड का मतलब आप लोगों ने समझ लिए, बड़ी ही अच्छी तरीक़ा से आप हमने समझाने की कोशिश किए हैं और आपने भी समझा। अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी तैयारी अच्छे से चल सके। और शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, बिल्कुल न्यू विजिट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक जो है सो बजेगा, और साथ ही साथ इसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन रहे और आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे वीडियो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे हम लोग धातु के बारे में, क्योंकि तत्व जो है ना, इस तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भागों में बांट दिए हैं? 3 भागों में। अब 3 भागों में पहला भाग है धातु, अधातु और उपधातु। इन तीनों का अर्थ समझिए, धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। इसके धातु के बारे में बताना है कि यह जो है सो विद्युत का सुचालक होता है, यह जो है सो कुचालक होता है, और यह क्या होता है तो इसको हम कह सकते हैं अर्धचालक होता है। यानी कि जिस पदार्थ से होकर के बिजली एकदम फराटेदार तुरंत पहुंच जाए गनगना करके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे।
अधातु वो होती है जिसके रास्ते से जिस मतलब पथ से बिजली जो है सो ट्रांसफर ना हो, उसमें जो है सो करंट प्रवाहित ना हो। और उपधातु वह होती है जिसमें जो है सो बिजली जो है यानी कि इसमें जो है सो विद्युत जो है वो हल्का फुल्का जाता है, तो उसको हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि मोबाइल का जो बैटरी होता है ना, जिससे हम लोग चार्ज करते हैं, उसको जब हम लोग क्या करते हैं तो जीप पे सटाते हैं तो हल्का सा छनछना के लगता है, हल्का सा जो छनछना के लगता है उसको उपधातु कहते हैं, यानी कि इससे हल्का हल्का जो है सो विद्युत प्रवाहित होती है। और अधातु वो होती है जिससे तनिक भी विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी अगर ले लिए तो सूखी लकड़ी क्या है, अधातु हो जाएगा, इससे विद्युत प्रवाहित नहीं होता। जैसे लोहा ले लिए तो लोहा क्या है, एक धातु है। इस लोहा को एक तार से विद्युत की धारा को हम जो है सो सटा दे तार को, और दूसरी तरफ अपने हाथ को छूले तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पूरे जो है सो विद्युत फैल जाएगा, करंट लग जाएगा आपको। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जिससे धारा प्रवाहित हो जाए वो धातु, जिससे प्रवाहित ना हो अधातु, और जिससे हल्का हल्का प्रवाहित हो वो क्या हो जाएगा, तो अधातु हो जाएगा। ये शॉर्ट शब्दों में समझाने की कोशिश की है, बाकी इसका डिटेल नीचे और भी जैसे डिफिनेशन के साथ आपके लिए लाए हुए हैं। तो पैसेंस बना करके पहले मेरे द्वारा इन सभी शब्दों का अर्थ समझिए, फिर डिफिनेशन भी आपके लिए हम इसको रखे हुए हैं उसको भी बताएंगे। चलिए आगे इसमें कहते हैं कि मिश्रण का इसका जो हम वर्गीकरण देखेंगे तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं और दूसरे को हम लोग विषमांग मिश्रण कहते हैं। समांग मिश्रण वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद इसका कण जो है सो आपस में अच्छे प्रकार से मिल जाता है। और विषमांग मिश्रण वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने के बाद इसका कण जो है सो अलग अलग ही रहता है, एक साथ नहीं मिल पाता है, उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हमने बताए थे कि पानी ले लिए और इसमें जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को डाल दिए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी अच्छे से मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिल पाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहेंगे। परंतु जब हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो इसका दूध का कण और पानी का कण, दोनों का कण जो है सो आपस में अच्छे से मिल जाता है। और इसको देख करके आप ये नहीं अलग कर सकते हैं कि इसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है, दोनों ही वाइट ही हो जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। साथ ही साथ आपका जो ब्लड है, जो ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन भी छिपा हुआ, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो है सो रंग लाल होता है, तो वो भी क्या है, तो समांग मिश्रण हो जाएगा। तो आप इतना अनुमान लगा लीजिएगा, किसी भी पदार्थ के बारे में समांग और विषमांग के बारे में जानना है तो इतना ही समझ लीजिएगा कि दोनों पदार्थों का कण अगर अच्छे से मिल गया है और देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि इसका कण दोनों पदार्थों का अलग अलग है, तो फिर उसको हम मिश्रण कहेंगे। अगर दोनों पदार्थों का कण को अलग अलग आप पहचान पा रहे हैं तो फिर उसको विषमांग मिश्रण कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं अब यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार में दो प्रकार का होता है, एक कार्बनिक होता है और दूसरा अकार्बनिक होता है। कार्बनिक पदार्थ उससे कहते हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी हो, और अकार्बनिक पदार्थ उससे कहते हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी ना हो। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं कि कार्बन आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कार्बनिक कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। और अकार्बनिक पदार्थ वो होती है जिसमें कार्बन की मौजूदगी ना हो। जैसे कि H2O ले लेते, H2O में क्या है कि कार्बन कहीं से दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। तो कार्बनिक और अकार्बनिक इन दो शब्दों का अर्थ भी आप लोगों ने जान लिया कि जिसमें कार्बन हो उसको कार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन ना हो उसको अकार्बनिक कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण के माध्यम से समझिए, क्योंकि इसका परिभाषा भी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, तो इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ के बारे में कहते हैं कि ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ऑलरेडी हमने आपको समझा चुके हैं। फिर आगे कहते हैं कि इसमें जो ठोस में जो होते हैं वो अंतरा आणविक बल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और अंतरा आणविक गति कम होता है। ठोस पदार्थ इतना ना, इसका कण देखो, कोई भी पदार्थ तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ठोस पदार्थ का कण इतना ना क्लोज होता है, इतना ना क्लोज होता है कि इसके अंदर के जो अंतरा आणविक बल होता है, मतलब दो कणों के बीच को एक साथ बांध करके रखने के लिए जो इस दोनों के बीच का जो बल होता है वो अत्यधिक होता है। वो क्या होता है, अत्यधिक होता है। और इतना ना अधिक होता है कि इसका अंतरा आणविक गति जो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब दोनों पदार्थों को आपस में खींच कर रखने का जो गति होता है वो क्या होता है, तो कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ना मजबूत हो चुका है, सट चुका है, दोनों कणों के बीच इतना ना जो है सो चिपका हुआ है कि और उसमें ज़्यादा जो है सो गति नहीं हो पाता है, तो बहुत कम होता है। उसके बाद कहते हैं कि जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये तीनों ही ऐसे पदार्थ हैं जो कि ठोस अवस्था में माने जाते हैं। इसका आकार भी सेम है, यानी कि फिक्स्ड रहता है, और इसका आयतन भी फिक्स्ड रहता है। अब ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस वो होती है जिसकी संरचना को लिखी जा सकती है, जिसकी संरचना बनाई जा सकती है, और अक्रिस्टलीय पदार्थ वो होती है जिसकी संरचना नहीं बनाई जा सकती है। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली। चलिए आगे और भी देखते हैं, इसमें और भी क्या है आपके लिए, आगे समझिएगा। इसमें यहाँ से देखिए क्रिस्टलीय के बारे में बताया गया है कि इनका निश्चित ज्यामितीय आकृति और उसका गलनांक निश्चित होता है। ज्यामितीय क्रिस्टलीय पदार्थ के बारे में जैसा कि हमने बताया आपको, जैसे कि हीरा हो गया, हीरा की संरचना जो होती है चतुष्फलकीय होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि हीरा का जो संरचना होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना ये चतुष्फलकीय होता है। और अक्रिस्टलीय पदार्थ वो होती है इसका कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होती और इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होती, जैसे कि कांच हो गया, रबर हो गया। तो ये वो पदार्थ है जो अक्रिस्टलीय कहलाते हैं, यानी कि इसका जो है सो ज्यामितीय आकृति भी फिक्स नहीं होगा और गलनांक भी फिक्स्ड नहीं होगा। लिक्विड के बारे में समझिए, इसके बारे में तो ऑलरेडी समझाया है लेकिन फिर भी समझिए इस परिभाषा के माध्यम से। कहते हैं कि द्रव वे पदार्थ है जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया। ठीक, उसके बाद कमरे के तापमान से ऊपर यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस जो है सो निम्न धातु द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन, Br। तो आपने देखे 30 डिग्री से 35 डिग्री जो है सो निम्न धातु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि Br। उसके बाद गैसीय अवस्था के बारे में बताना है कि वे पदार्थ जिनका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सभी क्या है, तो गैसीय फॉर्म में रहेगा। चलिए उसके बाद आगे समझिएगा, ये सब हम समझाए हुए हैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी केवल जो है सो पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन समझाते हुए। ऑलरेडी तो हमने अपने शब्दों में समझा ही चुके हैं। त्रिक बिंदु क्या होता है, तो इसके लिए बताना है कि वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही एक साथ पाया जाता है, यह एक वैसा बिंदु होता है। जैसे कि यहाँ देखिए बर्फ, द्रव और गैस, ये तीनों क्या होता है कि इसमें जैसे कि बर्फ को गला करके आप द्रव बना सकते हैं, द्रव को गला करके आप गैस बना सकते हैं। तापमान इसको देते जाएंगे, ये गलते जाएगा, बर्फ गल जाएगा तो जल बनेगा, जल को और तापमान देंगे तो वाष्प बन के गैस बन जाएगा। फिर से गैस को अगर हम ठंडा करके जल बनाना चाहते हैं तो इसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर जल से ठोस बनाना चाहते हैं तो फिर से इसको ठंडा करना पड़ेगा। लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा कि तीनों अवस्थाएं एक जैसा मानी जाती है, यानी 0 डिग्री पर बर्फ बनना शुरू ही होता है। बर्फ बनना क्या होता है, तो शुरू ही होता है। अगर उतना ही से हम छोड़ देते हैं तो ये गैस भी बन जाएगा, लिक्विड भी बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, तो गैस भी बन जाएगा। तो इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिक बिंदु कहते हैं। चलिए उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए कहते हैं कि पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पदार्थ की 3 अवस्था जो ठोस, द्रव, गैस है मुख्य रूप से, इस तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक जो है सो अध्ययन करना है। तुलनात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जानना है कि ठोस का क्या गुण है, ठोस में क्या घनत्व ज़्यादा होता है, या द्रव में ज़्यादा होता है, या गैस में ज़्यादा होता है, या किस में कम होता है और कम किस में होता है और कम किस में होता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से जो है इसमें अध्ययन करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि घनत्व क्या होता है। तो घनत्व कहने का मतलब ये हुआ कि किसी का शरीर कितना बोल्ड है, कितना बोल्ड मतलब कितना वजनदार है। अगर मान लेते हैं एक दुबला पतला व्यक्ति है तो इसके शरीर का वजन जो है सो 40 से 50 kg का होगा। अगर वहीं पे कोई 50-60 kg का होगा, अगर वहीं पर कोई मोटा सा व्यक्ति है तो इसका वजन हो सकता है कि 100 kg हो या 100 kg का भी पार हो। तो 100 kg जिसका वजन है उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका 40 से 50 kg वजन है उसका घनत्व क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। तो घनत्व का मतलब यही समझना है कितना बहुत ज़्यादा बोल्ड स्थिति में है उसको हम लोग घनत्व मानेंगे। ठीक है, तो अब घनत्व के बारे में समझ गए। तो देखिए ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस, इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व जो होती है वो ठोस का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, ठोस का ज़्यादा होता है, फिर द्रव का दूसरे नंबर पे, और गैस का सबसे कम होता है। घनत्व जो होता है गैस में सबसे कम होता है, इसलिए गैस में ज़्यादा वजन नहीं होता है। गैस की तुलना में द्रव को देखते हैं तो गैस से ज़्यादा वजन जो है सो द्रव में होता है, और द्रव से भी ज़्यादा वजन किस में होता है, तो ठोस में होता है। जैसे लोहा ले लिए और पानी ले लिए तो लोहा का वजन ज़्यादा हो जाएगा, कम मात्रा में लीजिएगा लोहा, उसी का वजन ज़्यादा हो जाएगा, और लिक्विड जो है सो अधिक मात्रा में लीजिएगा तब जा करके कहीं इसके बराबरी कर पाएगा। और गैस तो अत्यधिक कम होता है। तो इस प्रकार से आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में समझ लेना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस। आंतराण्विक बल क्या होता है, आंतराण्विक बल वो होती है कि दो कणों के बीच या दो अणुओं के बीच जो है सो
लगने वाला जो बल होता है उस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं तो अंतराण्विक बल कहते हैं। उस बल को ही क्या कहते हैं तो अंतराण्विक बल कहते हैं। तो अब इस बल का मतलब समझना है कि किसमें सबसे ज़्यादा बल होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि जो पदार्थ सबसे ज़्यादा ठोस होगा उसमें अंतराण्विक बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कण जो है इतना ना क्लोज बंध चुका है एक दूसरे से कि इसको जल्दी आप चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। जैसे कि ईंट हो गया, जैसे कि ईंट हो गया। अब ईंट का जो कण है वो आसानी से आप अलग नहीं कर सकते। इसको किसी हथौड़े से तोड़िएगा तब जा करके कहीं इसका कण टूट पाएगा और तब अलग हो पाएगा। परंतु लिक्विड का जब इसको देखिएगा, जैसे पानी हो गया, तो पानी को आप आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी है तो आधा लीटर आप इधर कर सकते हैं, आधा लीटर इधर कर सकते हैं, तो ये कण अलग अलग हो जाएगा। और गैस तो बिल्कुल ही इसका जो है सो अंतराण्विक बल कम होता है। इसलिए जब किसी जो बैलून में रहता है या किसी जो है सो आप सिलेंडर में भर के रखते हैं तो एक साथ रहता है, लेकिन जैसे ही ये खोलते हैं देखते हैं कि चारों तरफ ही कहाँ कहाँ भाग गया, किसी को पता भी नहीं चलता और दिखाई भी नहीं देता है। तो इसके बीच जो कण का आकार, इसका साइज होता है, तो इसके बीच जो आप अंतराण्विक बल लगता है वो बहुत ही कम लगता है गैस के रूप में। समझ गए? चलिए आगे देखिएगा। प्रसार, प्रसार मतलब फैलाव। फैलाव किसका होता है तो सबसे ज़्यादा गैस का ही होता है। अभी जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी इसको उपकरण में बंद करके रखते हैं तो बंधा हुआ रहता है, और जैसे ये खोल देते हैं तो ये चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? ये गैस का ही होता है। किसका होता है तो गैस का ही सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। उसके बाद द्रव लिक्विड जो होती है, पानी का फैलाव भी होता है। अगर पानी है बर्तन में रखे हुए उसको जैसे गिराते हैं तो वो भी जो है सो गिर जाता है। लेकिन ठोस का प्रसार ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ईंट अगर एक रूप में आ चुका है तो इसका प्रसार नहीं हो पाता है। तो सबसे कम प्रसार जो है सो ठोस का होता है। विसरण भी सेम है, इसका मतलब भी फैलाव ही होता है। तो सबसे ज़्यादा गैस, द्रव और फिर ठोस। गतिज ऊर्जा मतलब कणों के बीच में जो गति लगने वाला है, चलने फिरने की जो गति होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है तो ये भी जो है सो गैस में ही सबसे ज़्यादा गति होता है। फिर गति दूसरे नंबर पे द्रव में आता है, तीसरे नंबर पे गैस का, ठोस का आ जाएगा। तो गति भी क्या होता है तो सबसे ज़्यादा गैस का होता है, द्रव का उसके बाद, फिर ठोस का उसके बाद। तो इस प्रकार से गति भी निर्भर करता है। अंतराण्विक स्थान, स्थान के बारे में हमने बताया। जैसे कि मान लेते कोई पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है, तब इन कणों में सबसे ज़्यादा स्थान किसके बीच खाली रहता है तो सबसे ज़्यादा स्थान जो है सो गैसीय फॉर्म में जो रहेगा उसके बीच जो है सो दो कणों के बीच जो है सो ज़्यादा गैप रहेगा। उसके बाद लिक्विड का भी दूसरे नंबर पे। सबसे कम अगर किसी पदार्थ के कणों के बीच रहता है तो वो है ठोस। ठोस पदार्थ के कण जो है सो आपस में इतना ना क्लोज होता है, क्लोज होने के नाते ही वो जो है सो चिपके हुए रहते हैं। तो मतलब उन दोनों के बीच जो है सो कण बहुत ही क्लोज्ड होती है। तो सबसे कम अगर अंतराण्विक स्थान होता है तो किस में होता है तो ठोस में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है तो गैस में होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए अगला है प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा के बारे में हमने बता दिए थे कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनीकृत होकर के गैसीय रूप में हो जाता है, जैसे कि सूर्य। उसके बाद आगे और देखिएगा तो इसमें जैसे कहता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा पाया जाता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरी जाती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो है सो हीलियम या अन्य गैस भरी जाती है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर और देखिएगा तो कहते हैं इसके कण अति जो है सो ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारों में ईंधन जैसे प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है। पांचवा अवस्था देखिएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट था, उसके बारे में, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था मानी जाती है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिए। चलिए उसके बाद कुछ और पॉइंट है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो जो नहीं, कुछ और पॉइंट तो पांचवी अवस्था के बारे में कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, पदार्थ की कहते हैं कि पदार्थ की अवस्था परम ताप के निकट पाया जाता है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की थी। उन गणनाओं के आधार पर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि BEC के नाम से जाना जाता है। भारतीय वैज्ञानिक कौन थे तो भौतिक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, इसलिए इनका नाम पर ही रखा गया है। बोस मतलब बी से शुरू होता है। आइंस्टीन भी इनमें जो है सो मान्यता दिया था, इसलिए आइंस्टीन और कंडेंसेट लगा दिए, तो इसमें हो गया बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोनों मिलकर के जो है सो इस अवस्था की खोज किए थे, इसलिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कहते हैं। 2001 में क्या कहते हैं कि अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल और उल्फ गैंग केट्रेले और जो है सो कार्ल ई
बेमैन को बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुछ उसका जो है सो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से बैकग्राउंड से उससे संबंधित है, तो इसको जो है सो जानना उतना ज़रूरी नहीं है, परंतु अगर आप याद रखते हैं तो और अच्छी बात है। खराबी इसमें क्या जाता है, जानकारी रहेगा। तो चलिए, तो ये इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा या क्लास कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप अपना जो है सो प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप जो है सो किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस केमिस्ट्री का जो सेशन हमने प्रारंभ किए हैं यह जो है सो इसको पूरे जो है सो सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। यदि आपका जवाब यस है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में यस लिखिएगा। यदि आपका जवाब नो है तो आप नो भी लिख सकते हैं, पर उम्मीद रखेंगे, आपसे अपेक्षा करेंगे कि इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप इसको सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी अच्छी प्रकार से हो पाएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।